3 अप्रैल 1984 सोवियत यूनियन के सोयूज T-11 स्पेस रॉकेट में बैठकर राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। 19 नवंबर 1997 और फिर 16 जनवरी 2003 को नासा के कोलंबिया स्पेस शटल में बैठकर कल्पना चावला 2 बार स्पेस में जा चुकी है। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स भी 2 बार स्पेस में जा चुकी है, लेकिन उन्हें भी अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा ही भेजा गया था। हमारे देश में इसरो जैसी काबिल और वर्ल्ड फेमस स्पेस एजेंसी होने के बावजूद जब बात स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की आती है तो हमें कभी रशिया तो कभी अमेरिका का सहारा लेना पड़ता है। इस दौरान ना जाने कितने ही काबिल यंगस्टर्स ने एस्ट्रोनॉट बनने की चाह के कारण देश छोड़ दिया होगा और वो दूसरे देशों में जाकर बस गए होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अब हम भारतीय भी स्पेस में जाने वाले हैं और वो भी खुद के बनाए हुए स्पेस क्राफ्ट में। जी हाँ, अब हमारा यान भी गगन की सैर करने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ गगनयान मिशन की, भारत की पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये मिशन शुरू कैसे हुआ और इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम सामने आई। साथ ही हम जानेंगे गगनयान स्पेसक्राफ्ट से जुड़ी डिटेल्स, इसकी लॉन्च डेट और इसरो इस मिशन से कौन कौन से अचीवमेंट्स प्राप्त करना चाहती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूं, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि गगनयान मिशन है क्या और इसे डेवलप करने में कौन कौन अपना योगदान दे रहा है। गगनयान एक क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है, यानी कि इसमें बैठकर इंसान स्पेस में जा सकते हैं। इसे इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हाल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया है। गगनयान स्पेसक्राफ्ट के 2 पार्ट्स हैं, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल वो पार्ट है जहां पर भारत के एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे। इस स्पेसक्राफ्ट में 2 या 3 एस्ट्रोनॉट भेजने की प्लानिंग की गई है। क्रू मॉड्यूल का वजन 3725 किलोग्राम है। एस्ट्रोनॉट्स के बैठने और उनके सेफ्टी इक्विपमेंट्स रखे जाने के बाद इसका वजन करीब 5300 किलोग्राम हो जाएगा। इसके बाद आता है सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट का वो पार्ट है जहां पर इसको चलाने के लिए फ्यूल रखा जाता है। ये स्पेसक्राफ्ट से अलग भी हो सकता है। सर्विस मॉड्यूल का वजन करीब 2900 किलोग्राम होगा और इस तरह गगनयान स्पेसक्राफ्ट का टोटल वजन करीब 8200 किलोग्राम का हो जाएगा। आपको बता दूं कि क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के डिजाइनिंग का काम इसरो और हाल ने मिलकर किया है, जबकि DRDO स्पेस में जा रहे एस्ट्रोनॉट्स को वहां के लिए नेसेसरी टेक्नोलॉजी, रेडिएशन मेजरमेंट डिवाइसेस, स्पेस ग्रेड फूड और बाकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेगा। इसी साल 11 जून 2020 को इसके अनक्रूड वर्जन को लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसमें थोड़ा सा डिले आ गया है और अब ये अनक्रूड वर्जन दिसंबर 2021 में लॉन्च की जाएगी। एंड आफ्टर ऑल 2022 की शुरुआत में ही इसकी क्रूड लॉन्चिंग हो जाएगी। अभी तक जो खबर सामने आ रही है उनके मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तभी इस स्पेसक्राफ्ट में 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा, नहीं तो पहली बार में सिर्फ 1 एस्ट्रोनॉट को ही स्पेस में भेजा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि इसकी लॉन्चिंग कैसे होने वाली है। अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, क्रूड लॉन्चिंग 2022 की शुरुआत में होने वाली है। गगनयान स्पेसक्राफ्ट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेस में भेजा जाएगा। इसके लिए GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाना है। ये वही लॉन्च व्हीकल है जिसका इस्तेमाल चंद्रयान 2 मिशन में भी किया गया था। लॉन्च के करीब 16 मिनट्स बाद ये रॉकेट गगनयान स्पेसक्राफ्ट को धरती की सरफेस से करीब 400 किलोमीटर ऊपर छोड़ देगा। इसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट 7 दिनों तक धरती को ऑर्बिट करेगा। जब इस स्पेसक्राफ्ट को वापस धरती पर आना होगा, उससे पहले ये अपने सर्विस मॉड्यूल और सोलर पैनल्स को अपने से अलग कर देगा। नीचे आते वक्त इसकी स्पीड करीब 216 मीटर्स पर सेकंड की होगी। इसे कंट्रोल करने के लिए और स्पेसक्राफ्ट की सेफ लैंडिंग के लिए इसमें 2 पैराशूट सिस्टम लगाए गए हैं। मतलब अगर एक फेल भी हो जाता है तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होनी चाहिए, है ना। ये पैराशूट इसकी स्पीड को करीब 11 मीटर्स पर सेकंड कर देंगे। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट को बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में लैंड कराया जाएगा। जी हाँ, इसे समुद्र में लैंड कराया जाएगा। इस तरह की लैंडिंग को स्प्लैश डाउन लैंडिंग कहा जाता है।
अब इससे पहले कि मैं आपको गगनयान मिशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताऊं, हमें इस मिशन की शुरुआत और इसमें आई प्रॉब्लम्स के बारे में भी जान लेना चाहिए। इसरो ने गगनयान मिशन के बारे में टेक्नोलॉजिकल स्टडीज साल 2006 में ही स्टार्ट कर दी थी। मार्च 2008 तक इसकी डिजाइनिंग और प्लानिंग का काम पूरा कर लिया गया था। इसके बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को इंडियन गवर्नमेंट के सामने पेश किया और उनसे फंडिंग की मांग की। करीब 1 साल के लंबे इंतजार के बाद फरवरी 2009 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ फंडिंग रिलीज की, पर इसको पर्याप्त सपोर्ट नहीं दिया गया। इस मिशन के लिए टोटल 12,400 करोड़ रुपयों की जरूरत थी, लेकिन साल 2012 तक गवर्नमेंट ने सिर्फ 5,000 करोड़ ही रिलीज किए। एक समय जब इसकी अनक्रूड लॉन्चिंग 2013 में ही तय कर दी गई थी, उसे 2016 तक के लिए टाल दिया गया। एक समय तो ऐसा आया जब इसरो ने इस मिशन को अपने प्रायोरिटी लिस्ट से ही अलग कर दिया था और वो दूसरे प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करने लगे थे। लेकिन साल 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने के लिए इसरो को फंडिंग्स प्रोवाइड की और 15 अगस्त 2018 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के क्रूड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी। इट मींस कि अब हम स्पेस में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास एक दिक्कत है। भारत ने गगनयान स्पेसक्राफ्ट को पूरी तरह से डिजाइन कर लिया है। इसके हर एक पहलू की टेस्टिंग अच्छे से की जा चुकी है और इसमें सभी सेफ्टी इक्विपमेंट्स को भी इंक्लूड किया गया है। रॉकेट के फेल हो जाने की स्थिति के लिए इसरो ने री एंट्री स्पेस कैप्सूल, पैड अबॉर्ट टेस्ट और सेफ क्रू इजेक्शन मैकेनिज्म को भी डेवलप कर लिया है। साल 2009 में ही गगनयान क्रू मॉड्यूल की एक नकल बना ली गई थी और उसे सतीश धवन स्पेस सेंटर को डिलीवर कर दिया गया था, जिससे कि वहां पर एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग हो सके। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी हमारे देश में फिलहाल तक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त फैसिलिटीज नहीं है। 1 जुलाई 2019 को इसरो और रशिया के रॉसकॉस्मोस की एक सब्सिडियरी ग्लैवकॉस्मोस के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अनुसार रशिया हमारे एस्ट्रोनॉट्स के सिलेक्शन, ट्रेनिंग, सपोर्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अपना सहयोग देगा। रशिया की कैपिटल मॉस्को में इसरो अपनी एक यूनिट भी एस्टैब्लिश कर रही है, जहां पर हमारे एस्ट्रोनॉट्स की फाइनल ट्रेनिंग होगी और उन सभी टेक्नोलॉजीज और सिस्टम का डेवलपमेंट होगा जो उन्हें स्पेस में बचे रहने के लिए जरूरी होंगे। 25 अक्टूबर 2019 को इसरो और ग्लैवकॉस्मोस के बीच एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। इसके अनुसार गगनयान मिशन में रशिया के लाइफ सपोर्ट सिस्टम और थर्मल कंट्रोल्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। आई गेस अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम इस मिशन में रशिया के रॉसकॉस्मोस की मदद ले रहे हैं तो फिर ये मिशन पूरी तरह से भारत का कैसे हो गया? यहाँ आपको ये बात समझना होगा कि चाहे कितनी भी बड़ी स्पेस एजेंसी क्यों ना हो, वो अकेले एक मिशन को पूरा नहीं कर सकती। कोई ना कोई चीज तो जरूर सामने आती है जिसके लिए उन्हें दूसरे देशों की स्पेस एजेंसीज की मदद लेनी पड़ती है। नासा जैसी वर्ल्ड फेमस और मोस्ट एडवांस्ड स्पेस एजेंसी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सामान को भेजने के लिए रॉसकॉस्मोस की मदद ले रही थी। अब जरा सोचिए कि अमेरिका और रशिया तो दुश्मन है, लेकिन फिर भी ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए आपस में हाथ मिला रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास फिलहाल तक एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त फैसिलिटीज नहीं है तो इसके लिए रशिया की हेल्प लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर भारत का ये मिशन कामयाब हुआ तो हम रशिया, अमेरिका और चाइना के बाद अपनी खुद की टेक्नोलॉजी से स्पेस में इंसानों को भेजने वाले 4th नेशन बन जाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और हम भारतवासियों के लिए गर्व की बात होगी। इस मिशन के पीछे इसरो का लक्ष्य भारत के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में पहुंचाना तो है ही, साथ में इस मिशन के दौरान ये एस्ट्रोनॉट स्पेस में माइक्रोग्रेविटी से रिलेटेड 4 बायोलॉजिकल और 2 फिजिकल साइंस एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म करेंगे। 22 अक्टूबर 2020 को इसरो ने बेंगलुरु के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड एक्सप्लोरेशन सिंपोजियम में व्योम मित्र नाम के एक फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट को दुनिया के सामने रखा था। अभी तक जितने भी देशों ने स्पेस में इंसानों को भेजा है, उन्होंने टेस्टिंग के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसरो ऐसा नहीं करना चाहता और इसीलिए इन्होंने व्योम मित्र नाम का एक रोबोट बनाया है। ये रोबोट ना सिर्फ अनक्रूड लॉन्चिंग के दौरान स्पेसक्राफ्ट में मौजूद होगा, बल्कि जब एस्ट्रोनॉट इसमें बैठकर जाएंगे तो ये उनका भी साथ देगा। ये रोबोट हिंदी और इंग्लिश बोल सकता है और किसी असली इंसान की तरह ही कई काम कर सकता है। स्पेसक्राफ्ट में बैठे क्रू को अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो ये उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ये उन्हें एक्सपेरिमेंट्स करने में भी मदद करने वाला है और अगर क्रू मॉड्यूल के अंदर की कंडीशंस इंसानों के लिए थोड़ी भी बिगड़ती है तो ये रोबोट उसे तुरंत समझ जाएगा और उन्हें इन्फॉर्म कर देगा। मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना? वैसे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में?
हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आपको लगता है कि इसरो आने वाले भविष्य में भारत को असीम ऊंचाइयों पर ले जाएगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।